भाई अब स्क्रीन भी दिखाई दे रहा होगा। अरे लैपटॉप का स्क्रीन दिखाई दे रहा है सबको? बोलो बेटा, यस नो बोलो। यस सर। यस सर। लैपटॉप का Yes. यस सर। तो चीजें यहाँ पर उल्टा सीधा हो गया है। खोज रहा हूँ कल मैंने कहाँ तक बताया था। जब तक मैं इसको पूरा ओपन नहीं करूँ तो मालूम नहीं चलेगा कहाँ तक हुआ है। 1 मिनट लगेगा। तो लास्ट क्लास में जो बताया गया था इसमें किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? मैंने बताया था लास्ट क्लास में एंट्रोपी का फॉर्मूला ड्राइव किया गया था, ठीक है? और उसमें किसी कोई डाउट है एंट्रोपी में? फिर मैंने बताया था कि हीट इंजन क्या होता है और हीट इंजन को ही मैं एक्सप्लेन कर रहा था, ठीक है? तो हीट इंजन का मैंने एक वर्किंग डायग्राम बनाया था, याद है तुम्हें वो डायग्राम? यस सर। तो उस वर्किंग डायग्राम में 2 प्रोसेस थे, ठीक है? कौन कौन से 2 प्रोसेस थे बेटा? बोलो, सब लोग बोलो एक साथ। Sir, isothermal 2 and प्रोसेस थे ना? adiabatic. आइसोथर्मल एंड हाँ। एडियाबैटिक। आइसोथर्मल प्रोसेस और एडियाबैटिक प्रोसेस। उसमें 2 आइसोथर्मल प्रोसेस थे और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस था, है ना? याद आ रहा है? 2 आइसोथर्मल और 2 एडियाबैटिक प्रोसेस, ठीक है? तो जो फर्स्ट प्रोसेस था, है ना, ए से बी, तो ए से बी में तुमने सोर्स से एनर्जी को ट्रांसफर कराया सिस्टम में। जो तुम्हारा स्टीम था, स्टीम एनर्जी एक्सेप्ट कर रहा था, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है? जो सेकेंड प्रोसेस है उसमें क्या हो रहा था बेटा? बीसीसी में एनर्जी एब्जॉर्ब हो रहा था, सॉरी वर्क डन हो रहा था, ये था ना, यहाँ पर हीट इंजन लिखा हुआ है, बस ठीक है? हाँ। इसको मैं कैसे करूँ ऊपर? 1 मिनट क्या कर दूँ? एग्जीक्यूशन अब सेकंड तो हो ही गया है। सेकंड लॉ थर्मोडायनेमिक्स, केल्विन स्टेटमेंट ये हो गया था, थोड़ा सा और मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ। मुझे दोबारा डायग्राम नहीं बनाना होगा। चलो मैं दोबारा बना देता हूँ, बहुत ज़्यादा बनाना होगा। ठीक है, यहाँ देख लो, दोबारा मैं बना देता हूँ डायग्राम को, छोड़ो काम उसको। तो एप्लीकेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा था हीट इंजन, और इसको तुम क्या बोलते बेटा? क्या नाम है इसका? कार्नोट्स हीट इंजन, है ना? कार्नोट्स इंजन या कार्नोट्स हीट इंजन, ठीक है? तो इसमें ए से बी जो प्रोसेस है, पॉइंट ए से बी, अगर ए से बी जा रहे हो तो ए से बी में क्या होगा बेटा? यहाँ पर जो बॉयलर है, बॉयलर हीट है ना, हीट एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है? ये तुम्हारा बॉयलर है, और यहाँ पर जो बॉयलर है हायर टेम्परेचर पर क्यूएच हीट एक्सेप्ट कर रहा है। यहाँ पर जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को तुमने टीएच ले लिया, ठीक है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस होगा ए से बी। यहाँ पर कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा, वर्क डन 0 है, ठीक है? जब बी से सी में जाओगे तो बी से सी में वर्क डन बाय द गैस होगा। यहाँ पर तुमने यहाँ पर एक टरबाइन लगा दिया, व्हील लगा दिया, तो व्हील क्या होगा? रोटेट होगा। जब व्हील रोटेट होगा तो यहाँ पर कुछ वर्क होगा, ठीक है? ये जो वर्क कर रहा है बेटा वो गैस ने वर्क किया, ठीक है? वर्क डन बाय द गैस होगा या वर्क डन बाय द सिस्टम होगा। और यहाँ पर न तो हीट एब्जॉर्ब हुआ न तो हीट
तुमने यहाँ पर सिस्टम को दिया, ठीक है, तो हीट यहाँ से डिसिपेट हुआ, यहाँ से सिस्टम से सराउंडिंग में हीट गया, तो इसको तुम बोलोगे एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हो गया एडियाबैटिक। अगर तुम सी से डी में जा रहे हो तो सी से डी में जो स्टीम है वो कूल डाउन होगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर जो स्टीम है, स्टीम अपना हीट डोनेट कर रहा है। हीट यहाँ पर क्या हो रहा है बेटा, सिस्टम से सराउंडिंग में जा रहा है, और कूल डाउन हो गया, यहाँ टेम्परेचर हो गया टीएल, लोअर टेम्परेचर टीएल हो गया। फिर जो स्टीम है, स्टीम को तुमने वापस पंप के थ्रू बॉयलर में डाल दिया, है ना, ये पंप है। तो पंप के थ्रू तुमने क्या किया बेटा, जो लिक्विड है, जो वाटर है, वाटर को वापस बॉयलर में भर दिया। तो यहाँ पर ए से डी और सी से बी, सॉरी बी टू सी और डी टू ए, ये क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा, एडियाबैटिक, ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस होगा। ए से बी जाओगे तो क्या होगा बेटा, ये क्या मैंने बोला था लास्ट क्लास में, याद है तुम लोगों को? ए से बी है तुम्हारा आइसोथर्मल, बेटा आइसोथर्मल, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और सी टू डी क्या होगा, बोलो तुम लोग? सी टू डी अगेन आइसोथर्मल। सब लोग बोलेंगे बेटा, कोई चुप नहीं रहेगा, सबको बोलना है, ठीक है। आइसोथर्मल हो गया। तो तुम लोग बेटा एक ईयरफोन ले लो, स्पीकर से नहीं बोलना है, ठीक है, ईयरफोन कान में लगा लो और उसी के थ्रू बोलना है, तो तुम्हें क्लियर सुनाई देगा साउंड। ओके, तो आगे जाते हैं, तुम्हारा ए टू बी हो गया, सी टू डी हो गया। अब यहाँ देखो बेटा, ए टू बी जो प्रोसेस है, ए से बी तुम जा रहे हो, ए से बी में टेम्परेचर क्या होगा बेटा, टेम्परेचर कांस्टेंट है, लेकिन तुम यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस हीट को दे रहे हो, तो जो तुम्हारा वाटर है, वाटर स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। अगर वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर एक्सपेंशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा? तो एक्सपेंशन होगा ना, तो इसको तुम बोलोगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन। तो ये आइसोथर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, याद रखो। ये जो फर्स्ट दो आइसोथर्मल प्रोसेस है ए से बी, तो जो ए से बी है वो आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, ठीक है। अब बी टू सी में आ जाओ, ये एडियाबैटिक है ना, ये एडियाबैटिक प्रोसेस है। तो यहाँ पर जो गैस है, गैस, हाँ सर, ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन जो है समझ में नहीं आया सर। फिर से देखो बेटा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर वाटर है ना बॉयलर में। यस सर। बॉयलर में क्या है, वाटर है। यस सर। जब तुम इसको एनर्जी दोगे तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा ना, स्टीम में वाटर। जब वाटर स्टीम में कन्वर्ट होगा तो क्या वो एक्सपेंड करेगा, यहाँ से जो स्टीम है निकल कर भागेगा दूर तक, एक्सपेंड हो रहा है ना तुम्हारा सिस्टम। यस सर। हाँ, तो लिक्विड जब स्टीम में कन्वर्ट होगा तो एक्सपेंशन होता है, तो यहाँ पर एक्सपेंड हो रहा है, जो तुम्हारा सिस्टम वो एक्सपेंड होगा, इसलिए इसको बोलते हैं आइसोथर्मल एक्सपेंशन। समझ में आ गया बेटा, या अभी दोबारा बता दूं? यस सर, आ गया। आ गया। अब बी टू सी आ जाओ, तो बी टू सी जो है ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा। ये क्या होगा बेटा, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, क्योंकि यहाँ पर वर्क डन बाय द गैस हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर तुमने हीट नहीं लिया, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम है वर्क डन कर रहा है, तो यहाँ पर एडियाबैटिक एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आ जाओ, जो स्टीम है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, C2D में स्टीम लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है वाटर में, तो ये क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा या एक्सपेंशन होगा, बताओ बेटा? C2D लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। हाँ, तो ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। और D2A क्या होगा, एडियाबैटिक, तो यहाँ पे एक्सपेंशन देखो, एक तो तुम्हारा हो जाएगा एक्सपेंशन और दूसरा प्रोसेस क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो ये क्या होगा, एडियाबैटिक कॉन्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर जो A to B है, A to B में तुमने QH हीट दिया सिस्टम को, तो जो QH है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव। सबको बोलना है, पॉजिटिव है या नेगेटिव होगा, सबको बोलना है। कुछ लोग बैठे हुए हैं, बोलो बेटा पॉजिटिव होगा, क्योंकि सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है सराउंडिंग से, इसलिए पॉजिटिव होगा।
B2C एडियाबैटिक एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो रहा है बेटा यहाँ पर, है ना। तो सिस्टम ने वर्क किया, वर्क डन बाय द सिस्टम, तो ये नेगेटिव होगा या पॉजिटिव Negative. होगा? यहाँ पे जो वर्क होगा वो नेगेटिव होगा, है ना। Negative. तो वर्ड क्या होगा बेटा? नेगेटिव यहाँ पर होगा। और यहाँ पर जो QH होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव होगा। C2D जो QL तुमने लिखा है, QL, ये बताओ बेटा, यहाँ पर सिस्टम ने हीट डोनेट किया, ट्रांसफर किया सराउंडिंग को ठंडा होने के लिए, Yes, sir. है ना। Yes, sir. क्या होगा ये? पॉजिटिव या नेगेटिव? Negative. नेगेटिव होगा। D2A कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है डियाबेटिक, है ना। तो यहाँ पर वर्डन ऑन द सिस्टम, और तुमने बाहर से पंप लगाकर वाटर को बॉयलर में डाला, ठीक है। वर्डन ऑन द सिस्टम है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो क्या होगा बेटा? यहाँ पर वर्क डन जो W1 होगा, मान लीजिए इसको W1 कर दो, इसको W2 कर दे रहे हो, तो वर्क डन यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो A to B, B to C, C to D, D to A, ये सब तुमने बना लिया। W2 बेटा यहाँ पर तुमने पंप के थ्रू वाटर को बॉयलर में डाला, है ना। यहाँ से वाटर को खींचा पंप लगाकर और बॉयलर में डाला, तो तुमने वर्क किया वाटर के ऊपर, तुमने बाहर से यहाँ पे एनर्जी दिया, है ना। समझ आ रहा है बेटा? वर्क डन ऑन द सिस्टम हो रहा है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। और वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या होगा? पॉजिटिव होगा ना, तो ये पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक बेटा? Yes, sir. सबको समझ में आ गया ये? Yes, sir. चलो, अगर तुम सबको समझ में आ गया तो यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। कैसा डायग्राम बनाएंगे? यहाँ पर ये डायग्राम बनाएंगे PV डायग्राम, ठीक है। कौन सा डायग्राम है ये? प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम है, ठीक बेटा। तो ये कैसे बनेगा तो लोग देखोगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम जो बना रहा हूं मैं, उसको ध्यान से देखना, ठीक है, नहीं तो छूट जाएगा, हमारी जो गाड़ी है छूट जाएगी, ध्यान से नहीं देखोगे तो यहाँ पर है प्रेशर, जो वाई एक्सिस हमारा प्रेशर तुमने लगा दिया, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पर वॉल्यूम है, तो ये प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम बना रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पर पॉइंट ए तुमने कहीं पर ले लिया है ग्राफ के ऊपर, ठीक है, ये पॉइंट ए है। तो ए से बी तुम्हारा कौन सा प्रोसेस बेटा? ए टू बी आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा, है ना। ए से बी हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और एक्सपेंशन में वॉल्यूम इंक्रीज होगा। तो जो ए टू बी प्रोसेस है, इसको क्या बोलते हो? इसको बोलते हो तुम बॉयल्स लॉ, है ना। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बेटा? बॉयल्स लॉ होता है। तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा, ठीक है। तो मैं इस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला को बना रहा हूँ। तो यहाँ पॉइंट ए हो गया, तो पॉइंट ए से बी ये इस तरह से रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो गया, पॉइंट बी तुमने बना लिया। तो ये तुम्हारा हो गया वॉल्यूम एक्सपेंड हो रहा है ए से बी, है ना। तो ये हो गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ठीक है, समझ में आ गया आइसोथर्मल एक्सपेंशन। अब B2C आ जाओ बेटा, ये सबको समझ आ रहा है? ये ग्राफ इस तरह से लहराता हुआ क्यों नीचे आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ओके। B2C, B2C है एडियाबैटिक एक्सपेंशन, ठीक है, एडियाबैटिक एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन ये है, तो यहाँ पर भी वॉल्यूम इंक्रीज होगा। B2C जो प्रोसेस है यहाँ पर वॉल्यूम इंक्रीज होगा। अब तुम्हें मालूम है जो एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक प्रोसेस में जो कर्व है, कर्व आर मोर स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व। जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ मोर स्टीपर, जो एडियाबैटिक कर्व है, यहाँ लिखोगे तुम, यहाँ पर लिख लो एडियाबैटिक कर्व आर मोर स्टीपर, एडियाबैटिक कर्व्स आर मोर स्टीपर देन इससे बेटा आइसोथर्मल कर्व, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ए से बी प्रोसेस है, हमने ए से बी बना लिया। अब बी टू सी क्या होगा यहाँ पर और ज्यादा स्टीपनेस होगा, ठीक है। यहाँ पर जो ढलान है और ज्यादा होगा, स्टीपनेस मतलब ढलान। ए से बी क्या है बेटा, यहाँ पर कम है, बी टू सी क्या ज्यादा है, ठीक है। ये बी टू सी हो गया। अब यहाँ पर मैं एक दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ब्लू कलर ले रहा हूँ, ठीक है, ब्लू कलर। तो अब देखो, ब्लू कलर नहीं ले रहा हूँ मैं, ये ग्रीन ले रहा हूँ, ठीक है, ग्रीन कलर। तो अब देखो बी टू सी तुम्हारा हो गया एडियाबैटिक एक्सपेंशन। अब सी टू डी जो प्रोसेस है, सी टू डी ये क्या है, आइसोथर्मल कंट्रैक्शन। आइसोथर्मल कंट्रैक्शन, तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा ना। जो सी टू डी है यहाँ पर वॉल्यूम कम होगा, डिक्रीज होगा। लेकिन प्रोसेस कौन सा है, ये जो प्रोसेस है, जो सी टू डी प्रोसेस है, ये आइसोथर्मल है। तो यहाँ पर भी कैसा करवाएगा, ये जिस तरह से ए से बी करवाया था उसी तरह से होगा यहाँ पर सी टू डी, है ना। यस यस सर। उसी तरह से होगा, क्योंकि ये भी आइसोथर्मल कंट्रैक्शन है। तो बस यहाँ पर वॉल्यूम डिक्रीज, जो सी टू डी जाओगे तो वॉल्यूम कम होगा। वॉल्यूम यहाँ मान लेते हैं V1 V2 वॉल्यूम है, ठीक है। तो V2 से यहाँ पर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा, है ना, इस तरह से। तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया। अब D2A जो प्रोसेस होगा, D2A क्या होगा बेटा, D से फिर वापस एम जा रहे हो, है ना, फाइनल पॉइंट पर। तो जो D2A प्रोसेस है वो तुम्हारा एडियाबैटिक प्रोसेस है, एडियाबैटिक कंट्रैक्शन, ठीक है। तो अब देखो, ये तुम्हारा प्रोसेस है पूरा साइक्लिक प्रोसेस है ना। D2A क्या होगा, एडियाबैटिक। तो D2A और B2C दोनों ही एडियाबैटिक प्रोसेस हैं। A to B और C to D दोनों क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है। समझ में आ रहा है? यस सर। Yes, sir. यस सर। Yes. यस सर। तो ये पीवी डायग्राम है। तो पीवी डायग्राम में वर्क डन क्या होगा, अगर पूछा जाए व्हाट इज द वर्क डन इन पीवी डायग्राम, तुम्हें मालूम है, एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया है, जो एरिया तुम निकालोगे यहाँ पर, वो क्या होगा, वर्क डन बाय द प्रोसेस। यहाँ जो तुम एरिया निकालोगे, है ना, ये मैं कलर कर दे रहा हूँ, एरिया। जब तुम एरिया निकालोगे तो जो एरिया यहाँ पर आएगा, यही एरिया तुम्हारा होगा वर्क डन, ठीक है। तो वर्क डन बाय द साइकिल होगा, साइकिल ने या फिर इस तुम्हारे हीट इंजन ने कितना वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पर ये तुम है, इसको क्या लिखोगे, वर्क डन, वर्क डन इन कार्नोट साइकिल और कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, कार्नोट साइकिल। तो यहाँ पर वर्क डन तुमने निकाल लिया था। एक्चुअली वर्क डन है क्या, यहाँ पर W1 है, W1 ही तो वर्क हुआ यहाँ पर, टोटल वर्क। अगर तुम टोटल वर्क निकालोगे तो W1 वर्क होगा, है ना। W1 क्या हुआ बेटा, यहाँ पर ये इसने वर्क किया। अब फिर क्या होगा यहाँ पर, तो W2 क्या है, W2 तुमने सिस्टम के ऊपर वर्क किया। तो अब यहाँ पर ये कौन सा वर्क होगा, W1 होगा या W2 होगा या कुछ और होगा। तो यहाँ पे याद रखो बेटा, यहाँ पे जो वर्क डन तुमने निकाला है ये होता है नेट वर्क डन, कि नेट वर्क डन कितना हुआ। देखो ए से बी तुम जाओगे तो ए से बी में जो वर्क डन हुआ वो हुआ W1, ठीक है। ये क्या है बेटा, ये है माइनस, है ना, माइनस में होगा। और C2D जो वर्क होगा ये होगा W2, ये क्या है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। एक है नेगेटिव, दूसरा है पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला देखो ऊपर लाइन बना हुआ है, तो एरिया अंडर द कर्व निकालो, जो W1 है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि ये देखो यहाँ पर तुम पूरा एरिया निकालोगे, एरिया अंडर द कर्व, तो W1 AB कर्व जो है ऊपर लाई कर रहा है। तो टोटल अगर तुम वर्क डन निकालोगे A to B, तो W1 का वैल्यू, जो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगा, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम होगा। दिख रहा है यहाँ पर, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो कम होगा, नेगेटिव वैल्यू ज्यादा है। तो जो पूरा डिफरेंस होगा ये तुम्हारा होगा ये मजेंटा कलर से जो शेडेड रीजन है ना। तो जो शेडेड रीजन हो क्या होगा बेटा, डिफरेंस इन दीज टू वर्क एंड दैट इज एक्चुअल वर्क डन बाय द साइकिल, वर्क डन इन कार्नोट हीट इंजन। तो ये क्या होगा बेटा, ये होगा W1 माइनस W2, ठीक है। अगर तुम यहाँ निकालोगे जो नेट वर्क डन होगा, ठीक है, तो यहाँ पर तुम लिखोगे W1 माइनस W2, ये है तुम्हारा नेट वर्क डन, इतना है यहाँ पर एक्चुअली वर्क हुआ है, नेट वर्क डन, ठीक है। तो ये मालूम है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव है। जो डिफरेंस है, डिफरेंस मैं यहाँ लिख रहा हूँ W1 माइनस W2। यहाँ पर मैंने मॉड लिया तो
तो ओवरऑल क्या हो जाएगा यहाँ पर, चलो मैं मॉड को हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इस तरह से होगा। तो W1 माइनस W2 हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो W1 माइनस W2 क्या होगा, नेट वर्क डन। तो ये नेट वर्क डन हो जाए। फिर से देखो A to B क्या है, नेगेटिव वर्क, ये समझ में आ रहा है। नेगेटिव वर्क जो है ज्यादा है पॉजिटिव वर्क से। तो वर्क डन बाय द सिस्टम, सिस्टम जो स्टीम ने जितना वर्क किया वो ज्यादा है, ठीक है, जो स्टीम ने वर्क कर रहा है वो ज्यादा है। और वर्क डन ऑन द सिस्टम, जो तूने पंप से वर्क किया वो कम है, तुमने पंप से जो वर्क किया वो कम है। तो डिफरेंस क्या होगा बेटा, वर्क डन बाय द गैस ज्यादा होगा। सिस्टम ने कितना वर्क किया, तो जो सिस्टम में वर्क किया उसको तुम कैसे निकालोगे, नेट वर्क डन। W1 माइनस W2 तो ये होगा ना बेटा, W1 माइनस W2 ये तो होगा नेट वर्क डन, ठीक है। तो ये तुमने लिख दिया। तो किसी कोई डाउट है, डाउट नहीं है ना, डाउट तो पूछ लोगे। सर मोड आएगा कि नहीं, W1 W नहीं मोड नहीं आएगा यहाँ पर तुम जो निकालोगे तो नेगेटिव आएगा वर्क ना यहाँ पर। तो नेगेटिव वर्क मतलब क्या होगा, वर्क डन बाय द गैस, गैस ने कितना वर्क किया, या फिर जो स्टीम है या इंजन ने कितना वर्क किया। तो यहाँ पर तुम मॉड मत लगाओ, रहने दो, एब्सोल्यूट वैल्यू मत लो, ऑटोमेटिक यहाँ पर साइन बता देगा कि वर्क किसने किया। अगर नेगेटिव है तो वर्क किसने किया बेटा, गैस ने। अगर पॉजिटिव आ गया तो वर्क डन बाय द पंप होगा, पंप ने वर्क किया। तो इसके बाद हम लोग निकालेंगे यहाँ पर, यहाँ क्या निकालोगे, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट हीट इंजन, ठीक है, एफिशिएंसी इन हीट इंजन, तो हीट इंजन का जो एफिशिएंसी है वो क्या होगा, एफिशिएंसी तुम्हें बताना है। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मैंने ऊपर लिखवाया था सेकंड लॉ में। तो जो एफिशिएंसी हो क्या होता है बेटा, अब तुम बात करोगे एफिशिएंसी का, है ना। तो क्या बताओ, फिर से बताओ बेटा, जो तुमने बोला है सही बोल रहे हो, बताओ दोबारा बताओ। आउटपुट अपॉन इनपुट, आउटपुट अपॉन इनपुट, है ना। तो अब जो एफिशिएंसी है, आउटपुट क्या है बेटा, वर्क डन। तो यहाँ पर नेट वर्क डन होगा, ठीक है, नेट वर्क डन। यहाँ मैं W नेट लिख रहा हूँ, नेट वर्क डन डिवाइड में तुमने इनपुट क्या दिया, इनपुट तुमने दिया यहाँ पर QH हीट, ठीक है। तो यहाँ लिख दोगे हीट गिवन एट TH। तो TH में तुमने हीट दिया वो तुम्हारा इनपुट हो गया। सो इट इज इक्वल टू द, क्या होगा बेटा, W1 माइनस W2 डिवाइड बाई QH, है ना। तो नेट वर्क डन क्या है बेटा, W1 माइनस W2, ये तो है नेट वर्क डन, W1 माइनस W2। तुमने हीट कितना दिया, QH हीट दिया, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes. हाँ। तो अब जब इसको सॉल्व किया जाता है तो जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पर, 1 माइनस, तो जो ऊपर है न्यूमरेटर में उसका वैल्यू हो जाएगा TL डिवाइड, जो रेशियो यहाँ पर है W1 W2 डिवाइड बाई QH, ये हो जाएगा TL डिवाइड बाई TH। 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH, अगर इट इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नेट वर्क डन W नेट डिवाइड बाई QH, ठीक है। ये समझ में आ रहा है बेटा, वर्क डन डिवाइड बाई हीट गिवन, इसका वैल्यू कितना आएगा, 1 माइनस TL लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर। 1 माइनस लोअर टेम्परेचर, देखो दो टेम्परेचर है यहाँ पर, यहाँ जो टेम्परेचर होगा क्या होगा बेटा, ये A से B में जो टेम्परेचर है क्या है यहाँ पर, देखो TH है ना, देखो यहाँ पर TH, तो TH लिख दिया। C2D जो टेम्परेचर वो क्या है बेटा, C2D टेम्परेचर वो TL है, ठीक है। तो लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई हायर टेम्परेचर, तो जो रेशियो यहाँ पर है, जो सेकंड वैल्यू है यहाँ पर है, इसका वैल्यू क्या होगा, 1 से कम होगा या ज्यादा होगा, जो एफिशिएंसी यहाँ देखो 1 से लोअर बाई हायर, 1 से कम होगा ना। तो जो डिफरेंस आएगा यहाँ पर 1 माइनस 1 से कम, ये जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आएगा ना। Yes. और ये तो जो डिफरेंस है, तो जो तुम TL बाई TH करोगे
तो TL क्या है, लोअर टेम्परेचर, और TH क्या है, हायर टेम्परेचर। तुमने रेशियो लिया, ये जो रेशियो है, रेशियो कुछ नंबर आएगा, इस नंबर को तुम 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे, तो ये जो वैल्यू है क्या होगा बेटा, 1 से कम ही तो आएगा। 1 से अगर तुम पॉजिटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये वैल्यू 1 से कम आएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर डालोगे, तो जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसको नोट कर डालो। सर हाँ बोलो। सर 1 माइनस TL बाई TH कैसे आया? उसको निकालना पड़ेगा, तुम्हारे सिलेबस में आया नहीं, इसलिए फिजिक्स में था, फिजिक्स में मुझे हटा दिया गया, तो सेकंड ला है। तो कर दूंगा, एक टाइम ले लेगा, ये कर दूं, कर दूं या नहीं करूं, बोलो। यस सर। यस सर। कर दें? यस सर। कर दें, अच्छा ठीक है, लेकिन ये टाइम कंज्यूम करेगा, थोड़ा सा पेशेंस रख कर देखना पड़ेगा। चलो मैं कर देता हूँ यहाँ पे, तुम लोग बोल रहे हो करने के लिए, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर, उसको बता दो, फिर मैं इसको भी ड्राइव कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है एक्चुअली, ठीक है, तो ये फर्नेस में लिख लिया। अब यहाँ पर आते हैं एक और डायग्राम के ऊपर, ठीक है। ये जो सेकंड डायग्राम है, ये एक्चुअली है एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर तुमने ले लिया एंट्रोपी, ये है एंट्रोपी, और यहाँ पर टेम्परेचर है, ठीक है। एंट्रोपी वर्सेस टेम्परेचर हो गया। तो A to B, अगर तुम बात करोगे A to B का, तो ये है A और ये है B। तो A to B जो प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस है। यहाँ टेम्परेचर TH है, कांस्टेंट टेम्परेचर TH। तो A से B जो प्रोसेस है यहाँ से यहाँ तक, ये है हायर टेम्परेचर TH, है ना। तो A से B ये कांस्टेंट टेम्परेचर होगा, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेट लाइन आएगा TH। A to B हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो TH समझ में आ रहा बेटा, ये जो पॉइंट है क्या है, TH पॉइंट है। B to C आ जाओ, B to C। B to C जो प्रोसेस है वो क्या है, एडियाबैटिक प्रोसेस है। मतलब यहाँ पर जो Q है, Q कांस्टेंट है, जो Q है, Q जीरो यहाँ पर है ना, तो हीट तुमने दिया ना, तो हीट लिया, ठीक है। तो एंट्रोपी क्या होगा, जो एंट्रोपी, एंट्रोपी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T होता है ना। तो अगर तुम एंट्रोपी की बात करोगे तो एंट्रोपी S इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। अगर Q का वैल्यू जीरो है तो S क्या होगा, जीरो होगा। मतलब B to C जो प्रोसेस होगा ये कांस्टेंट एंट्रोपी प्रोसेस है। एंट्रोपी यहाँ पर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो चेंज इन एंट्रोपी है यहाँ पे, जो डेल्टा S है, डेल्टा S क्या होगा, यहाँ पे जीरो होगा। तो B to C क्या है, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। B to C में Q जीरो कैसे हुआ? B to C बेटा एडियाबैटिक प्रोसेस है ना, बताओ। B to C प्रोसेस क्या है, एडियाबैटिक। बोलो बेटा बोलो, एडियाबैटिक में क्या होता है, Q क्या होता है बेटा, एडियाबैटिक में Q वैल्यू क्या होता है, क्या मतलब होता है एडियाबैटिक का? ओके सर, बोलो बेटा, समझ में आ गया? ठीक है। एडियाबैटिक में Q वैल्यू जीरो होता है ना, तो हीट दिया ना तो हीट लिया, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q वैल्यू जीरो दिया, तो न्यूमरेटर जीरो, डिनोमिनेटर यहाँ पर T है, तो Q डिवाइड बाई 2 जीरो जाएगा। और तुम इसको बोलोगे आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस मतलब जो एडियाबैटिक प्रोसेस है उसको तुम क्या बोल सकते हो, एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। तो नोट कर लो यहाँ से, ठीक है। ये जो मैंने बॉक्स में बनाया इसको नोट कर लो, यहाँ लिखोगे एडियाबैटिक प्रोसेस इज आल्सो नोन एज आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस। यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगा, एंट्रोपी चेंज नहीं होने वाला, ठीक है सर। पर A to B में कांस्टेंट कैसा आया? A से B में कहाँ कांस्टेंट बोला गया? टेम्परेचर बेटा जो A to B प्रोसेस है वो आइसोथर्मल प्रोसेस। बेटा तुम प्रोसेस नहीं देख रहे हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है। देखो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब क्या होता है आइसोथर्मल का, फिर मैं पूछूंगा तुम लोगों से। जो बेसिक टर्म्स तुम भूलते जा रहे हो तुम सब,
मैंने बताया था थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने से पहले हर क्लास में रिवाइज करके आना जरूरी है। अगर तुम रिवाइज करके नहीं आओगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा, जो थर्मोडायनेमिक्स से उड़ जाएगा, है ना, दिमाग से 2 फीट ऊपर से उड़ जाएगा थर्मोडायनेमिक्स, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जो बेसिक टर्म्स है, जो टर्मिनोलॉजी मैंने बताया था फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, वो याद होना चाहिए, हर एक को जुबानी याद होना चाहिए, है ना। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं, मैंने एक एक चीज को मैंने बहुत डिटेल में बताया है। जो थर्मोडायनेमिक्स है ये एक्चुअली अब तक खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर धीरे धीरे यहाँ पर स्लोली बता रहा हूँ ताकि तुम सबको समझ में आ जाए, ठीक है। तो तुम लोग यहाँ पर घर में बैठे बैठे सो रहे हो, बिल्कुल रिवीजन नहीं कर रहे हो। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होता है, बोलो बेटा। टेम्परेचर प्रोसेस का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 0 होगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो ए से बी तो जो टेम्परेचर हो क्या होगा, कांस्टेंट ही तो होगा, इसलिए स्ट्रेट लाइन आएगी नहीं। यहाँ पर जो टी है यहाँ पर कांस्टेंट है, टी एच, ठीक है, तो टी यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा। बी टू सी क्या होगा यहाँ पर कांस्टेंट, बी टू सी एंट्रोपी का, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन है, जो एंट्रोपी है यहाँ पर देखो, बी टू सी में एंट्रोपी का एक ही है यहाँ पर, तो तुम बात हो यहाँ पे जो एंट्रोपी है डेल्टा H2 है, तो डेल्टा H2 क्या है, कांस्टेंट है B2C, ठीक है। अब तुम आ जाओ C2D, जो C2D प्रोसेस बेटा क्या है, अगेन आइसोथर्मल प्रोसेस। C2D आइसोथर्मल प्रोसेस, TL है यहाँ पर टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर TL है C2D, ठीक है। और D2A तुम बात करोगे तो D2A क्या है, D2A एडियाबैटिक प्रोसेस है कि नहीं, है ना। एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होता है बेटा, आइसोएंट्रोपिक प्रोसेस, आइसोएंट्रोपिक। अभी मैंने बताया इसको आइसोएंट्रोपिक के बारे में। तो D2A आइसोएंट्रोपिक है, तो जो एंट्रोपी यहाँ पर है डेल्टा S1 ही कांस्टेंट होगा। डेल्टा S1 लिख लिया, यहाँ पर डेल्टा S2 लिख लिया। अब समझ में आ रहा सबको। तो ये जो A to B C to D जो तुमने बनाया ABCD, ये क्या होगा, एक परफेक्ट रेक्टेंगल होगा कि नहीं होगा, होगा ना, ये परफेक्ट रेक्टेंगल होगा यहाँ पर, ठीक है, ओके। और किसी कोई डाउट है यहाँ पर तो पूछ सकते हो, किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ूं। ओके, तो ये सबको समझ में आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पर निकालेंगे एफिशिएंसी का फॉर्मूला, जो एफिशिएंसी ईटा है, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू, है ना, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, नेट वर्क डन, ठीक है, नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन, ठीक है, ये हुआ नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। तो जो नेट वर्क डन तुम निकालोगे, नेट वर्क डन को तुम न्यूमरेटर में रखोगे, ठीक है, और जो हीट गिवन है वो डिनोमिनेटर में रहेगा। एक बात और, ए से बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए जो प्रोसेस है वो क्या है बेटा, साइक्लिक प्रोसेस है। साइक्लिक प्रोसेस है या नहीं है, है ना। इसका मतलब कि जो यहाँ पर जो एनर्जी है, तो तुम सब एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, है कि नहीं। साइक्लिक प्रोसेस में जितना तुमने एनर्जी दिया उतना यहाँ पर तुम ए से बी जा रहे हो, बी टू सी जा रहे हो, सी टू डी, डी टू ए जा रहे हो, है ना। तो जो एनर्जी को कंजर्व होना चाहिए यहाँ पर, तो अगर तुम एनर्जी कंजर्व कराओगे तो मान लेते हो यहाँ पर जो ए टू बी प्रोसेस में आपका वर्क डन W1 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर वर्क डन जो ए टू बी हुआ है, ए टू बी में वर्क डन हो रहा है कि नहीं, ए टू बी में, ठीक है, ए टू बी में कोई वर्क नहीं हो रहा है, यहाँ पर हटा दो, यहाँ पर ए टू बी, जो ए टू बी है वहाँ कोई वर्क नहीं हो रहा है ना। केवल यहाँ पर तुमने क्या किया, जो ए टू बी प्रोसेस है, ए टू बी प्रोसेस में, एक मिनट, जो ए टू बी प्रोसेस है यहाँ पर फिर से आ जाओ ऊपर, देखो यहाँ पर मैं फिर बता रहा हूँ, जो ए टू बी है यहाँ में तुमने केवल हीट दिया, कोई वर्क नहीं हुआ, याद रखो, ए टू बी में नो वर्क, केवल हीट ट्रांसफर हुआ, ठीक है, समझ आ रहा सबको। फिर सुनो, ए टू बी में केवल हीट ट्रांसफर, कोई वर्क नहीं हुआ। सी टू डी में हीट ट्रांसफर हुआ, कोई वर्क नहीं हुआ, मतलब ए टू बी और सी टू डी में कोई वर्क नहीं हुआ। वर्क कहाँ पर हो रहा है, बी टू सी और डी टू ए में वर्क हो रहा है। सबको समझ में आ रहा है, यहाँ पर वर्क कहाँ पर हो रहा है, सबको समझ में आ गया।
ओके, तो फर्स्ट में क्या होगा बेटा, तुमने QH, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो एनर्जी है मैं एनर्जी को लिख रहा हूँ, तो A to B में जो एनर्जी हो क्या लिखा है तुमने, QH, ये A to B में एनर्जी है। B to C में जो एनर्जी है वो W1 है, B to C में जो एनर्जी है वो W1 है, ठीक है। B to C में जो एनर्जी तुमने क्या लिखा है उसको W1, ये तो लिखा है तुमने, यहाँ पर मैंने लिख दिया है W1। C to D में जो एनर्जी तुमने क्या लिखा है यहाँ पर, C to D में क्या एनर्जी आ रहा है, यहाँ पर कोई वर्क नहीं, केवल यहाँ पर हीट है, दिख रहा है ना, तो क्या लिखूं यहाँ पर, प्लस QL, QL, प्लस QL लिखूं, प्लस QL। और D2A में क्या लिखूं बेटा, D2L, W2, W2। ये जब तुम टोटल सम करोगे तो क्या आना चाहिए, 0, 0, 0 आना चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब QH प्लस QL, QH प्लस QL का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ W1 प्लस W2 होगा यहाँ पर, yes, बताओ। तो इसको तुम लिख लो रिलेशन नंबर 1, लिख लिया, लिख लिया कि नहीं, ओके। तो अब आ जाता है यहाँ पर, तो यहाँ पर तुमने W1 लिख दिया, तो QH प्लस QL तुमने लिखा W1, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो तुमने एफिशिएंसी का फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पर क्या होगा बेटा, एफिशिएंसी इज इक्वल टू नेट वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन। तो जो नेट वर्क डन है वो क्या होगा बेटा, नेट वर्क डन है ना, तो नेट वर्क डन क्या होगा बेटा, W1 प्लस W2, ये तो नेट वर्क डन है। yes sir, तो नेट वर्क डन क्या होगा बेटा, यहाँ पर जो तुमने B2C जो वर्क किया ये, और D2A जो वर्क हुआ, इसमें का जो डिफरेंस होगा वही तो नेट वर्क डन है ना। मतलब B2C जो नेट वर्क डन है यहाँ पे B2C प्लस D2A, वही करोगे तुम्हें नेट वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो W1 प्लस W2 है ये तुम्हारा नेट वर्क डन है। हीट गिवन, तुमने कितना हीट दिया, QH हीट तो दिया तुमने, QH कितना हीट दिया बेटा, QH, देखो हीट तुमने कितना दिया, QH, है ना। हाँ, तो QH तुम डिनोमिनेटर पर दोगे QH को, अब ये जो वैल्यू है इसको यहाँ पर ट्रांसफर कर दो, ठीक है। तो W1 प्लस W2 का वैल्यू क्या होगा, माइनस ऑफ QH प्लस QL, एफिशिएंसी इटा इज इक्वल टू क्या होगा, QH प्लस QL डिवाइड बाई QH, और ये क्या होगा, माइनस होगा, है ना। तो QH डिवाइड बाई QH क्या होगा बेटा, यहाँ पर 1 होगा, yes, yes sir, QH डिवाइड बाई QH 1 होगा, प्लस QL डिवाइड बाई QH, ये तो आएगा यहाँ पर, yes, यही आएगा ना यहाँ पर, QL डिवाइड बाई QH, है ना। तो माइनस ऑफ 1 प्लस QL, तो QL डिवाइड बाई QH का वैल्यू तुम्हें निकालना है, QL क्या है यहाँ पर, है ना। तो QL ये होगा यहाँ पर QL, और QH यहाँ पर होगा QH, ये देखो ये QH है, ये QL है ना। अब QL डिवाइड बाई QH को अगर हम लोग यहाँ पर ट्रांसफर कर देते किसी तरह से, तो तुम्हें मिल जाएगा एफिशिएंसी, है ना। तो A to B, फ्रॉम प्रोसेस A to B, ठीक है, फ्रॉम प्रोसेस A to B। तो A to B क्या है बेटा, जो A to B है वो है ना, जो A to B है कौन सा प्रोसेस है बेटा, A to B, तुम बोलोगे A to B, ये तुम्हारा कौन सा प्रोसेस होगा, ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। तो ये है आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और यहाँ पर जो वर्क डन W है वो 0 है, तुम्हें मालूम है वर्क डन W 0 होगा, ठीक है। सब कुछ समझ में आ रहा है यहाँ पर, ओके। तो अब यहाँ पर जो एंट्रोपी चेंज होगा A to B में, A to B, तो एंट्रोपी क्या होगा बेटा, डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 होगा, डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 होगा यहाँ पे एंट्रोपी चेंज, ठीक है। तो डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1, ठीक है, इज इक्वल टू हीट गिवन, एंट्रोपिक वैल्यू क्या होगा बेटा, हीट गिवन डिवाइड बाय, टर्म चाहिए होता है बेटा Q डिवाइड बाई
T, है ना? ये तो होता है एंट्रोपी, है ना? Yes, sir. तो हीट तुमने कितना दिया बेटा? QH, QH हीट दिया, Yes. और एंट्रोपी क्या है बेटा यहाँ पर? एंट्रोपी सॉरी यहाँ पर टेम्परेचर यहाँ पर TH है, ठीक है? QH हीट दिया और यहाँ पर टेम्परेचर TH है, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रख दूं? तो ये जो वैल्यू है हम लोग यहाँ पर देते हैं, यहाँ यही मैं लिखा देता हूँ, ठीक है? तो यहाँ जो एंट्रोपी हो, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें दिख रहा है, तो यहाँ पर लिखोगे डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 इज इक्वल टू, ये तुम्हारा चेंज इन एंट्रोपी होगा। डेल्टा S2 तुम्हारा फाइनल है और डेल्टा S1 ये इनिशियल है, तो एंट्रोपी का डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1, ठीक है? तो एंट्रोपी इज इक्वल टू QH डिवाइड बाई T, ये तो होगा QH डिवाइड बाई T, समझ में आ रहा है बेटा? और T क्या होगा यहाँ पर? TH होगा। इसको नीचे रख दूं? Yes. नीचे रख दो बेटा यहाँ पर QH डिवाइड बाई TH। क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा मैं इसको और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें TH रखना है, ठीक है? तो TH का वैल्यू निकाल लेता हूँ मैं, TH सॉरी QH। तो QH इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ से? बोलो बेटा, तुम लोग बोलो, QH क्या होगा? बोलो, जोर से बोलो। TH मल्टीप्लाइड बाई, Minus delta S1. S2 माइनस डेल्टा S1। हाँ ठीक है, ये हो गया रिलेशन नंबर 3। इसी तरह तुम निकालोगे QL, तो जहां पर H है वहां पर L हो जाए, तो QL निकाल लेते हैं यहाँ पर। QL, ये QL है, तो QL में एंट्रोपी चेंज क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या होगा? C to D, तो D यहाँ पर फाइनल है, इनिशियल क्या है? C है, तो जो यहाँ पर एंट्रोपी चेंज निकालोगे तो क्या होगा बेटा? डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2, ये तो होगा यहाँ पे एंट्रोपी चेंज। बोलो सब लोग, S1 माइनस S2 होगा ना, क्योंकि C से तुम D में जा रहे हो। देखो इस तरह से है साइकिल, कुछ इस तरह से बना हुआ है, ये क्लॉकवाइज साइकिल है। तो फाइनल होगा D और इनिशियल होगा C। तो C पर जो एंट्रोपी है डेल्टा S2 है, D पर एंट्रोपी डेल्टा S1, तो डेल्टा S1 फाइनल डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2। तो ये क्या होगा? क्या होगा बेटा यहाँ पर? बोलो। TL into delta S1 minus delta S2. हाँ ये होगा ना, QL डिवाइड बाई TL होगा, तो इसको मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है? फ्रॉम द प्रोसेस C to D, तो C to D प्रोसेस है, तो यहाँ से मैं इसको QL नीचे लिख रहा हूँ यहाँ पर ऊपर, तो QL इज इक्वल टू, बोलो बेटा क्या लिखो यहाँ पर? QL इज इक्वल टू TL मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2। हाँ सबको समझ में आ गया, इसका मतलब ये है ना, ये है रिलेशन नंबर 4, ठीक है? तो TL भी मिल गया और तो QH भी मिल गया, TL भी मिल गया। तो जो एंट्रोपी का फार्मूला इसमें रख देते हैं, सॉरी एफिशिएंसी जो फार्मूला इसमें रख देते हैं, है ना? तो क्या बनाया था ऊपर फार्मूला, उसको नीचे लिख लेते हैं पहले, एक बार दोबारा फार्मूला को ऊपर इसने बनाया था रिलेशन नंबर 2 माइनस ऑफ 1 प्लस QL बाई QH, ठीक है? तो जो माइनस ऑफ 1 प्लस QL डिवाइड बाई QH, ठीक है? तो एफिशिएंसी बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 प्लस QL, तो QL का वैल्यू तुमने रख दिया यहाँ पर TL मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S1 माइनस डेल्टा S2, ठीक है? डिवाइड बाई QH का वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो QH का वैल्यू क्या है? TH मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1, ठीक है? अब बताओ क्या आ रहा है सॉल्व होने के बाद? माइनस ऑफ क्या होगा यहाँ पर? -1 प्लस तो अब देखोगे यहाँ पर ये डेल्टा S2 माइनस डेल्टा S1 है, तो यहाँ से माइनस कॉमन कर लो, तो ये वाला जो सेकंड टर्म जीरो कैंसिल हो जाएगा कि नहीं? सेकंड टर्म अगर माइनस कॉमन कर लेते हो यहाँ से, अगर सेकंड टर्म से यहाँ से जो माइनस है माइनस को कॉमन कर लो, तो ये वाला जो टर्म जीरो हो जाए, सॉरी कैंसिल हो जाएगा, है ना? तो माइनस तुमने कॉमन कर लिया, तो क्या बचेगा यहाँ पर? TL डिवाइड बाई TH, ये तो आएगा,
सो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH। ठीक है, तो अब देखो जो एफिशिएंसी का फॉर्मूला यहाँ पर एक नेगेटिव आ गया। तो नेगेटिव आया कैसे बेटा? यहाँ पर जो तुमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था नेट वर्क डन, ठीक है, तो वर्क डन बाय द सिस्टम होगा, बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। तो वर्क डन बाय द सिस्टम क्या था बेटा? यहाँ पर नेगेटिव या पॉजिटिव होता है? बोलो, नेगेटिव होता है, मतलब यहाँ पे एक नेगेटिव टर्म आएगा यहाँ पर। तो जब तुम नेगेटिव यहाँ पर करोगे तो क्या होगा यहाँ पर? तो जो फॉर्मूला है यहाँ पर नेगेटिव पहले से लगा दोगे, तो यहाँ पर नेगेटिव है, एक नेगेटिव और भी आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर जो फॉर्मूला यहाँ देखो बेटा, यहाँ तुम यहाँ पर आए हो, है ना, यहाँ से यहाँ पर आए हो, तो नेगेटिव मल्टीप्लाइड बाई ये होगा तुम्हारा, ये पहले से देखो यहाँ पर क्या है W1 प्लस W2, ये क्या है? पहले से नेगेटिव यहाँ पर है, तो जो नेगेटिव नेगेटिव है मल्टीप्लाई और क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा ना, ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर पॉजिटिव रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये प्लस हो जाएगा। तो अब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? यहाँ से मैं माइनस हटा देता हूँ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल, वैसे भी एफिशिएंसी नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, तो एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TL डिवाइड बाई TH। तो आ गया बेटा फॉर्मूला ऊपर वाला? यस सर। आया कि नहीं? हाँ, तो अब इस फॉर्मूला को जो डेरिवेशन है इसको याद नहीं रखना है। ठीक है, इसका डेरिवेशन नहीं पूछेगा, याद नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ इसका डेरिवेशन किसी काम का नहीं है। जो तुमने अभी पढ़ा है इसका डेरिवेशन किसी काम करने से मैं इसको अवॉइड कर रहा था, नहीं बता रहा था। तुम्हें याद क्या रखना है? एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू, ठीक है, वर्क डन डिवाइड बाय हीट गिवन इट इज इक्वल टू 1 माइनस TL डिवाइड बाय TH। ये तुम्हें याद रखना है। ठीक है, जो ग्राफ ऊपर वाला है, दो ग्राफ मैंने बनाया, उस दो ग्राफ को याद कर लेना है और ये फॉर्मूला याद रखना है। यहाँ पे मैं स्टार बना दे रहा हूँ, ठीक है, याद रहे तुम लोगों को। बना डालो, इसको लिख डालो। हो जाए, नोट हो जाए तो बोल देना मुझे। Done, sir. ठीक है, तो सबको यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट है? अगर किसी को कोई डाउट है मुझसे पूछ सकते तुरंत अभी। किसी को कोई डाउट है? नहीं है। ठीक है, तो आगे हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड थर्ड लगा आ गया, थर्ड लाइन के नीचे। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो यहाँ पर देख लो, सिस्टम और सराउंडिंग का एंट्रोपी है बेटा। ये थोड़ा सा अब जो आगे चीजें थोड़ा सा दिमाग वाला चीजें है, ठीक है, थोड़ा समझना यहाँ। ठीक है, अब तो जो तुमने पढ़ा था, अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा बेटा, वो क्या था? सिस्टम के लिए देखा, केवल जो हमारा फोकस था केवल सिस्टम पर फोकस था। हम लोग सराउंडिंग को टोटली इग्नोर कर रहे थे। ठीक है, हम लोग जितना भी कैलकुलेशन था हम लोग अब जो किए अब तक, है ना, केवल सिस्टम को ध्यान में रखकर वहां पर एंट्रोपी निकाला, वहां पर इंटरनल एनर्जी निकाला, वहां पर एंथैल्पी निकाला। ठीक है, तो ये सब हम लोगों ने क्या देखा? एंट्रोपी को सिस्टम के लिए निकाला। अब बेटा अगर सराउंडिंग की बात किया जाए तो सराउंडिंग का एंट्रोपी क्या होगा, है ना? बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर। तुमने सिस्टम का एंट्रोपी तो निकाल लिया, सिस्टम ने वर्क किया, सिस्टम एक्सपेंड हो रहा है, एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर अलग अलग प्रोसेस के लिए तुमने एंट्रोपी निकाला। अगर तुम्हें सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो याद रखो बेटा, जो सराउंडिंग होता है, तुम बात करोगे यूनिवर्स का, यूनिवर्स। ठीक है, तो जो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब होगा नेचर, है ना? तो जो नेचर है, नेचर का एंट्रोपी क्या होगा बेटा? हमेशा पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? नेचर क्या होता है बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है नेचर में। नेचर में जो भी प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। ठीक है, तो अगर तुम बात करोगे एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स, तो एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा बेटा? यहाँ पर हमेशा इंक्रीज करेगा। जो यूनिवर्स का एंट्रोपी है ना, तो ये क्या होगा बेटा? एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेस, इंक्रीजेस। यहाँ पे यूनिवर्स मतलब पूरा का यूनिवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, अगर बात करोगे सिस्टम प्लस सराउंडिंग का, तो यूनिवर्स क्या होता है बेटा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना? तो अगर तुम्हें सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना है तो ये पहले तो इसको अलग रख लो यहाँ पर, इसको बाद में मैं दोबारा इस पर आऊंगा। एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स क्या होगा बेटा? इंक्रीज होगा।
दूसरी हो गई यहाँ पर जो तुमने यहाँ पर एंट्रोपी निकाला था वो क्या था, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम। ठीक है, अगर तुम्हें सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना है, तो जैसे मान लो यहाँ पर ये तुमने बना लिया यूनिवर्स, यहाँ पर रखा हुआ है एक पिस्टन, है ना, और यहाँ पर कुछ वर्क या कुछ प्रोसेस तुमने किया, तो अब तुमने जो एंट्रोपी निकाला था इस सिस्टम का एंट्रोपी निकाला था। ठीक है, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम यहाँ पर तुमने निकाला था। तो अब देखो बेटा, यहाँ पर जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग में भी तो कुछ हीट ट्रांसफर होगा, यहाँ पर भी जो एंट्रोपी कुछ चेंज होगा, है ना, यहाँ पर जो एंट्रोपी वो भी कुछ चेंज जाएगा यहाँ पर। तो अब सराउंडिंग का एंट्रोपी कैसे निकालोगे? ठीक है, सराउंडिंग का एंट्रोपी कैसे निकालोगे? तो अगर तुम्हें सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालना है तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग याद रखो, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। तो इसके लिए तुम फॉर्मूला लगाओगे Q, है ना, यहाँ पर Q ऑफ सराउंडिंग, है ना, Q ऑफ सराउंडिंग डिवाइड बाई टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पर तुमने हीट ट्रांसफर किया। देखो बेटा, जो सिस्टम है, सिस्टम क्या करेगा, यहाँ पर तुम प्रोसेस कुछ निकाल रहे हो तो सिस्टम क्या करेगा, कुछ हीट ट्रांसफर करेगा सिस्टम से सराउंडिंग में, या सराउंडिंग से सिस्टम में कुछ Q हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो तुम क्या निकालोगे यहाँ पर, Q ऑफ सराउंडिंग, तुमने यहाँ पर कितना हीट ट्रांसफर किया सराउंडिंग में, सराउंडिंग में कितना हीट ट्रांसफर हुआ डिवाइड बाई टेम्परेचर। जो सराउंडिंग टेम्परेचर मान लो T टेम्परेचर है यहाँ पर, है ना, तो एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग क्या है, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई T। अगेन अगर मान लो यहाँ पर तुमने सिस्टम से Q हीट, ठीक है, जो सिस्टम है, सिस्टम तुमने Q हीट सराउंडिंग को दिया, तो सिस्टम ने क्या हीट दिया बेटा, सिस्टम ने Q हीट दिया। यहाँ पे जो हीट जो ट्रांसफर हो रहा है इसका जो वैल्यू है वो है तुम्हारा Q वैल्यू, इसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है हीट का वो Q है। तो अगर सिस्टम ने सराउंडिंग को हीट दिया तो हीट गिवन बाय द सिस्टम क्या होगा, माइनस आएगा। Yes. और जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग Q हीट एब्जॉर्ब कर रहा है ना, तो जो सराउंडिंग का हीट होगा वो क्या होगा, सेम वैल्यू होगा, लेकिन ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, है ना, पॉजिटिव। तो अगर तुम बात करोगे सिस्टम और सराउंडिंग के हीट का, तो इसमें जो साइन होगा वो यहाँ पर रिवर्स साइन होगा, है ना। तो अगर तुम यहाँ पर डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग निकाल रहे हो, ठीक है, दैट इज इक्वल टू Q ऑफ सिस्टम, है ना, बस उसको माइनस लगा दो डिवाइड बाई T। अगर तुम्हें Q ऑफ सराउंडिंग निकालना है, जितना हीट सिस्टम ने ट्रांसफर किया होगा वही तो सराउंडिंग पाएगा। मान लो Q हीट, जो Q हीट तुमने सिस्टम से सराउंडिंग को दिया, ठीक है, वही तो सराउंडिंग एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए तुमने यहाँ पर माइनस लगा दिया। तो माइनस ऑफ Q ऑफ सिस्टम, तो सिस्टम जितना हीट दिया उसको माइनस कर दो, तो माइनस Q सिस्टम डिवाइड बाई T क्या होगा, एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ये फॉर्मूला याद कर लो। So entropy of surrounding is equal to minus Q system divided by T. यहाँ पे इस तरह लिख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, Q system, Q of system is equal to minus of Q of surrounding, ठीक है। नोट कर लो। ये सब कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? सर ओके, तो ये तुम्हारा हो गया एंट्रोपी ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो किस तरह तुम सराउंडिंग का एंट्रोपी निकालोगे, तो सराउंडिंग के लिए यही फॉर्मूला हमेशा यूज होता है, ठीक है। तो नोट कर लिया होगा सबने? यस सर। नोट कर लिया? ओके, चलो थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पर आते हैं। एक और लॉ बच गया, थर्ड लॉ। यस सर। थर्ड लॉ थर्मोडायनेमिक्स। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ चीजें लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा है, तुरंत खत्म होता है, शुरू होने से पहले खत्म होता है। देखो यहाँ पर
Third law of thermodynamics. The entropy of a pure crystalline substance increases with increase in temperature because molecular motion increases with increase in temperature and vice versa. Or the entropy of a perfect crystalline solid approaches zero as the absolute zero of temperature is approached. This is third law of thermodynamics. देखो यहाँ पर अगर तुम बात करोगे परफेक्टली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस का, तो याद है बेटा क्रिस्टलाइन सब्सटेंस क्या होता है? मैंने स्टार्टिंग में जब मोल कॉन्सेप्ट बताया था, जब केमिकल बॉन्डिंग बताया था, वहां पर क्रिस्टल के बारे में बताया था। याद आ रहा है NaCl का क्रिस्टल? Yes, sir. यस है ना? सर, यस सर, यस। इस तरह से यहाँ पर जो NaCl मॉलिक्यूल इस तरह से अरेंज्ड होते हैं, ठीक है? तो इस तरह का जो क्रिस्टल बनता है इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको तुम बोलोगे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर। तो जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है ना, ये परफेक्ट नहीं होता है। क्यों परफेक्ट नहीं है? क्योंकि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ना, ये मॉलिक्यूल क्या करेगा? वाइब्रेट करेगा, यहाँ पर वाइब्रेशन होगा, है ना, टू एंड फ्रो मोशन करेगा। जब ये मॉलिक्यूल इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करेगा तो एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल क्या करेगा? रिपेल करेगा, रिपल्सन होगा, वहां पर जो स्ट्रक्चर है थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा। समझ में आ रहा है? Yes. तो रूम टेम्परेचर का टेम्परेचर कितना होता है? अगर तुम बात करोगे रूम टेम्परेचर 25 मान लेते हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर कितना हो जाएगा बेटा? 298 केल्विन, है ना? तो जो एब्सोल्यूट स्केल है वो होता है केल्विन स्केल। केल्विन को ये बोलते हैं एब्सोल्यूट स्केल या एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर तुम बात करोगे 0 डिग्री सेल्सियस का, ये क्या होगा बेटा? 273 केल्विन, है ना? तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है वो 273 केल्विन है। तो यहाँ पे अगर तुम बात करोगे 0 डिग्री सेल्सियस का, तो भी यहाँ पर टेम्परेचर 273 केल्विन है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एनफ एनर्जी है वाइब्रेट करने के लिए। तुम्हें मालूम है बेटा, गैसेस में तुमने पढ़ा है जो काइनेटिक एनर्जी होता है, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना? उतना ज्यादा वाइब्रेट करेगा मॉलिक्यूल, मतलब वाइब्रेशन एनर्जी बोलोगे यहाँ पर। तो अगर तुम टेम्परेचर ज्यादा है तो वाइब्रेशन एनर्जी भी ज्यादा होगा, ठीक है? तो अगर धीमे धीमे इस टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे टेम्परेचर को, तो क्या होगा बेटा? टेम्परेचर अगर तुम डिक्रीज करोगे तो जो वाइब्रेशन है, जो रैंडमनेस है, वो धीमे धीमे क्या हो, कम होगा। वाइब्रेट करा तो जो तुम्हारा सिस्टम तो रैंडम बन गया था। Yes, अगर तुम टेम्परेचर को धीरे धीरे कम करोगे तो रैंडमनेस कम हो जाएगा, है ना? और फिर धीमे जो टेम्परेचर है उसको डिक्रीज करते 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 0 केल्विन पर लेते आओ, 0 केल्विन पर, ठीक है? तो 0 केल्विन पर क्या होगा? अब यहाँ पर बिल्कुल भी इसके पास एनर्जी नहीं रहेगा। जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल के पास बिल्कुल भी एनर्जी नहीं होगा वाइब्रेट करने के लिए, है ना? Yes, sir. इसका मतलब 0 केल्विन पर जो तुम्हारा स्ट्रक्चर है, जो क्रिस्टल है, वो परफेक्ट क्रिस्टल हो जाएगा। परफेक्ट क्रिस्टल मतलब नो रैंडमनेस। नो रैंडमनेस मतलब एंट्रोपी क्या होगा? एंट्रोपी क्या होगा? 0। इसका मतलब ये हुआ, अगर तुम 0 केल्विन पर अप्रोच करोगे, तो एंट्रोपी भी क्या होगा? 0। तो ये लिखा हुआ है, द एंट्रोपी ऑफ परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड अप्रोचेस 0 as the absolute zero of temperature is approached. This is the third law of thermodynamics. तो अगर यहाँ पर तुम बात करते हो एंट्रोपी की, ये अगर जो एक्सिस है वो एंट्रोपी एक्सिस है, ठीक है? और ये है टेम्परेचर। जो तुम टेम्परेचर को डिक्रीज करोगे, ठीक है, तो जो एंट्रोपी है वो भी क्या होगा? 0 हो जाएगा, है ना? यहाँ पर जो तुम्हारा एंट्रोपी है वो भी, ठीक है, फेज चेंज है। ये ग्राफ तुमने स्टार्टिंग बनाया है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर
यहाँ पर डिसकंटिन्यूटी आ रहा है, क्या है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, और ये क्या है बॉइलिंग पॉइंट। अब ठीक है, जब तुम टेम्परेचर को कम करोगे तो जो तुम्हारा स्टीम है ना, वो लिक्विड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, फिर लिक्विड टेम्परेचर कम करोगे तो फ्रीज जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जब फ्रीज हो गया मतलब ये क्या हुआ, सॉलिड हो गया, यहाँ पर सॉलिड हो गया। ये क्या है, लिक्विड है, और ये क्या बेटा गैसियस स्टेट में है। तो गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो लिक्विड टेम्परेचर कम करोगे तो इस तरह से सॉलिड आ जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से ग्राफ बनेगा। समझ में आ रहा सबको? Yes, sir. तो ग्राफ वापस बता दें, देखो ग्राफ को वापस देखो, है ना, ध्यान से देखना, नहीं छूट जाएगा, फिर से बोलोगे वापस बता दो। देखो जब तुमने टेम्परेचर को कम किया, जब गैस का टेम्परेचर कम करोगे तो गैस का एंट्रोपी डिक्रीज होगा, है ना। समझ रहे हो? यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक मैं आ रहा हूँ। जब गैस का टेम्परेचर कम करोगे, चलो इस तरह उल्टा देखो, ये लिक्विड है यहाँ पर, ठीक है, लिक्विड यहाँ पर है। तो जब लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाओगे तो धीमे धीमे इसका जो रैंडमनेस बढ़ेगा। देखो ये लिक्विड है यहाँ पर, जब लिक्विड टेम्परेचर बढ़ाओगे यहाँ पर तो रैंडमनेस इंक्रीज होगा, जो लिक्विड मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो इसका एंट्रोपी इंक्रीज होगा। यहाँ पे इस तरह से एंट्रोपी इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है? ये जो लिक्विड का देखो बेटा, बोलते रहो, नहीं समझ में नहीं आता है, तुम लोग समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलते रहो। ठीक है, तुम्हारा स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा मुझे, बोलते रहो तो मुझे समझ में आएगा। तो यहाँ पर तुमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो धीमे धीमे एंट्रोपी भी इंक्रीज होगा। फिर एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पर लिक्विड तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, जो लिक्विड है तुरंत गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मालूम है जो गैस मॉलिक्यूल है वो फ्रीली मूवमेंट करेगा। जो गैस मॉलिक्यूल है यहाँ पर अगर फ्रीली मूवमेंट करेगा तो यहाँ पर रैंडमनेस भी आता होगा गैस मॉलिक्यूल का, है ना, जिग-जैग मोशन करेगा थ्री डायमेंशनल स्पेस में। तो तुरंत जब लिक्विड है, लिक्विड से जब तुम यहाँ पर गैस में कन्वर्ट करोगे, सेम देखो जब लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होता है कोई भी सब्सटेंस, तो वहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है। तो ये बॉइलिंग टेम्परेचर है टीबी। तो बॉइलिंग टेम्परेचर पर ही जो तुम्हारा एंट्रोपी है तुरंत जंप करेगा। एंट्रोपी यहाँ तुरंत यहाँ पर जल्दी से रैपिडली इंक्रीज जाएगा, है ना, क्योंकि लिक्विड का एंट्रोपी कम है, गैस का एंट्रोपी ज्यादा है। सेम टेम्परेचर पर लिक्विड है, सेम टेम्परेचर पर एंट्रोपी है। तो सेम टेम्परेचर पर लिक्विड है, सेम टेम्परेचर पर गैस है, तो लिक्विड का एंट्रोपी कम होगा सेम टेम्परेचर पर, और गैस का एंट्रोपी ज्यादा होगा सेम टेम्परेचर पर। समझ में आ रहा है बेटा? ये जंप बोलो, लास्ट में जो बताया वापस बता दो। अच्छा देखो बेटा, ये जो टेम्परेचर है यहाँ पर है, क्या है बेटा, टीबी टेम्परेचर है। दिख रहा है टीबी टेम्परेचर क्या होता है बेटा? टीबी मतलब, बोलते नहीं हो तुम, कौन बोल पूछ रहा है, बोल नहीं रहा है, कौन है? हाँ बेटा देवेश, बोलते रहो, बोलो नहीं समझ में नहीं आएगा मुझे, तुम्हें समझ में आ रही नहीं, बोलते रहो। तो यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट पर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, जो लिक्विड है वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। मालूम है कि नहीं? ये तो लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है। तो बॉइलिंग पॉइंट पर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है या फिर बढ़ता टेम्परेचर? अगर तुम फेज चेंज करोगे तो फेज चेंज में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर सेम टेम्परेचर पर लिक्विड होगा, सेम टेम्परेचर पर गैस होगा। समझ में आ रहा है बेटा? ओके सर, यस सर। तो लिक्विड और गैस में किसका एंट्रोपी ज्यादा होगा? गैस का। गैस का एंट्रोपी ज्यादा होगा, इसलिए गैस को तुमने ऊपर बनाया। एंट्रोपी देखो, ये एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऊपर हो गया गैस का। यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर जो टेम्परेचर है टीएफ है, यहाँ पर भी फेज चेंज हो रहा है, यहाँ पर जंप इस तरह से होगा, जैसे यहाँ पर जंप है उस तरह से यहाँ पर भी जंप होगा। ठीक है, तो बस कुल मिलाकर तुम्हें ये थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, और ये ग्राफ तुम्हें याद रखना है। जो ग्राफ है ये ग्राफ समझ में आना चाहिए। और ये जो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट लिखवाया है, दोनों स्टेटमेंट तुम्हें मालूम होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछता है, लिखने के लिए आता है यहाँ पर, है ना, थर्ड का क्वेश्चन भी आता है आईटी में। यहाँ पर कोई न्यूमेरिकल नहीं है, जिस तरह से फर्स्ट लॉ में न्यूमेरिकल था, सेकंड लॉ में न्यूमेरिकल्स है, थर्ड लॉ और जीरोथ लॉ में कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है। क्या होता है बेटा जीरोथ लॉ थर्मोडायनामिक्स? क्या होता है? थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम, थर्मल वर्ड नहीं बोलोगे, ठीक है। तो अगर एक सिस्टम, दो सिस्टम, एक थर्ड सिस्टम के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो तीनों सिस्टम एक दूसरे के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे, है ना।
ये जीरोथ लॉ था, उस पर भी तुमने कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ा था, है ना, याद है कि नहीं? कोई न्यूमेरिकल पढ़ा था उस पर? नहीं था। नो उसका सर। स्टेटमेंट तुमने पढ़ लिया था, स्टेटमेंट केवल। तो आगे हम लोगों को पढ़ना है ये गिब्स एनर्जी। ये गिब्स एनर्जी क्या होता है? गिब्स एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर फ्री वर्ड, यहाँ पर जो लगाया हुआ फ्री, तो अब फ्री नहीं लगा रहता है, पहले क्या था, गिब्स फ्री एनर्जी लिखा रहता था। अब जो एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी में केवल गिब्स एनर्जी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। चाहे गिब्स फ्री एनर्जी लिखा हो, चाहे गिब्स एनर्जी लिखा हो, सबका मतलब एक ही रहेगा, ठीक है। गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी, मतलब दोनों का एक होगा। आ जाता है यहाँ पर, देखो यहाँ पर गिब्स एनर्जी या गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है। यहाँ लिखा हुआ है दिस इज अनदर थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी। क्या ये एक थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी है? जिस तरह से इंटरनल एनर्जी को तुमने डिफाइन किया था, जिस तरह से तुमने एंट्रोपी को डिफाइन किया था, तो एंट्रोपी और इंटरनल एनर्जी क्या था बेटा? स्टेट फंक्शन। उसी तरह से गिब्स एनर्जी भी एक स्टेट फंक्शन है। और ये क्या डिफाइन करता बेटा? ये बताता है स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये गिब्स एनर्जी बताता है, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है स्पॉन्टेनिटी, है ना। तो जो सेकंड जो एंट्रोपी था, एंट्रोपी क्या बताता था? एंट्रोपी ने एंट्रोपी पढ़ लिया। एंट्रोपी क्या होता है बेटा? रैंडमनेस होता है, रैंडमनेस, कि सिस्टम कितना रैंडम है ये बताता है। और एंट्रोपी क्या बताता है बेटा? और एंट्रोपी बताता है डायरेक्शन ऑफ हीट। हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा ये बताता है एंट्रोपी, है ना। ये तुमने पढ़ा था। यस सर। Yes. तो यहाँ पर जो गिब्स एनर्जी को क्या बताएगा बेटा? स्पॉन्टेनिटी। कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस, ये कौन बताएगा? गिब्स एनर्जी, ठीक है। इसको तुम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करोगे, कैपिटल जी, एंड इट इज डिफाइंड मैथमेटिकली बाय द इक्वेशन G is equal to H minus TH, ठीक है। G is equal to H minus TS। तो H क्या है यहाँ पर बेटा? H क्या है? Heat. H यहाँ पर नहीं, हीट नहीं है। H यहाँ पर है एंथैल्पी, ठीक है। हीट कांस्टेंट, हीट कंटेंट लिखा हुआ है। यह है क्या बेटा? है ना, एंथैल्पी। तुमने पहले पढ़ लिया है एंथैल्पी के बारे में, पढ़ा है ना। एंथैल्पी, हीट कंटेंट को बोलो, भूल जाओ। यहाँ पर क्या लिखना तुम्हें? एंथैल्पी। एस क्या है? एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। टी क्या है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ये होता है गिब्स फ्री एनर्जी। अब थोड़ा सा स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में क्या अलग से हम लोगों को पढ़ना है, इसका मतलब क्या होता है। ये फ्री एनर्जी में क्या लिखा, थोड़ा देख लेते हैं इसमें। अच्छा ठीक है, इसको बाद में देख लेंगे, टाइम बहुत चला है। अब देखो बेटा, अब जो तुम लोगों को जरूरत का चीज़ मैं वही बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम हो गया है तो तुम लोगों को बहुत सारा चीज़ पढ़ना है, ठीक है। तो अब मैं फालतू का डेरिवेशन नहीं कराऊंगा जो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। ओके, तो यहाँ देख लो बेटा, तो यहाँ पर तुम्हें क्या याद रखना है? स्पॉन्टेनियस के बारे में। तो देखो बेटा, अगर तुम बात करोगे नेचुरल प्रोसेस का, तो नेचुरल प्रोसेस में जो एंट्रोपी है वो इंक्रीज करेगा। याद है बेटा? एंट्रोपी, एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो रैंडमनेस इंक्रीज होगा। एंट्रोपी अगर पॉजिटिव है तो रैंडमनेस इंक्रीज होता है कि नहीं? रैंडमनेस, यस सर। यस सर। ठीक है। तो जितना ज्यादा रैंडम प्रोसेस होगा उतना ज्यादा एंट्रोपी होगा। और रैंडमनेस अगर इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है बेटा? वो जो तुम्हारा प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। यस सर। Yes. स्पॉन्टेनियस बारे में बताया था ना। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब जो खुद हो रहा हो, अपने आप हो रहा हो। जो नेचुरल प्रोसेस होता है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। इसका मतलब जहां पर भी एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा हो क्या होगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। लेकिन याद रहे बेटा, यहाँ पर जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात हो रहा है। अगर एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स की बात करोगे, यूनिवर्स,
तो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो अगर ग्रेटर देन जीरो, मतलब सिस्टम प्लस सराउंडिंग, अगर दोनों का जो एंट्रोपी है वो ग्रेटर देन जीरो है, तब क्या होगा बेटा, जो प्रोसेस है वो स्पॉन्टेनियस होगा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर केस नंबर 1, यहाँ पर अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स ग्रेटर देन जीरो है तो जो प्रोसेस हो क्या होगा बेटा, वो स्पॉन्टेनियस होगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये सबको समझ आ रहा है? यस नो बोलो बेटा तुरंत। Yes. Yes, sir. Yes, sir. अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, इसका उल्टा कर दूं, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स अगर लेस देन जीरो है तो क्या लिखूं यहाँ पर? Non-spontaneous. Non-spontaneous. नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो समझ में आ रहा है ये? दोबारा बताऊं मैं इसको, आगे से समझ। आगे समझ। सबको समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो अब तुमने ग्रेटर देन पढ़ लिया और लेस देन पढ़ लिया। एक और सिंबल होता है बेटा, क्या होता है वो? Equal to. इक्वल टू। डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, अगर डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इक्वल टू जीरो है तो इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। ये क्या होगा? ये तुम्हारा जाएगा स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ना तो आगे जाएगा ना तो पीछे जाएगा, इक्विलिब्रियम रहेगा, ना तो स्पॉन्टेनियस है ना तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, बीच में है। दोनों के बीच में जो होगा उसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम, है ना? नहीं तो जो यूनिवर्स का जो एंट्रोपी ना तो इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, उसी तरह कांस्टेंट पड़ा हुआ है। अगर यूनिवर्स का एंट्रोपी ना तो इंक्रीज हो रहा है ना तो डिक्रीज हो रहा है तो उसको तुम बोलोगे इक्विलिब्रियम प्रोसेस। तो ये तीनों तुम्हें समझ में आ गया बेटा, तीनों पॉइंट समझ में आ गया। अब यहाँ पर हम लोग एक पॉइंट उठाएंगे, पॉइंट 1 को, ठीक है? डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स, डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो क्या होगा बेटा? क्या लिखूं मैं यहाँ पर? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है? और डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स को क्या लिखते हैं बेटा? सिस्टम प्लस सराउंडिंग, है ना? तो डेल्टा एस ऑफ यूनिवर्स क्या होगा? डेल्टा एस ऑफ, है ना, डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ, क्या लिखूं? Surrounding. डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग। अगर ये दोनों का जो सम है ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस क्या होगा? प्रोसेस क्या होगा बेटा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा, है ना? और डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग का तुमने फार्मूला ऊपर लिखा था। डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग तुमने क्या लिखा था बेटा? देखो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी, लिखा था? Yes. Yes. इसको यहाँ नीचे लिख लो, डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग को। तो डेल्टा एस ऑफ सराउंडिंग इज इक्वल टू माइनस क्यू ऑफ सिस्टम डिवाइड बाई टी इफ इट इज ग्रेटर देन जीरो। जो तुम्हारा प्रोसेस है वो क्या होगा? क्या होगा? Spontaneous. स्पॉन्टेनियस, ठीक है? तो ये स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है? तो अगर हम लोग इसको डिफरेंशियल फॉर्म में बना, चलो इसको डिफरेंशियल सिस्टम में, डिफरेंशियल में बाद बना लेंगे। इसको टेम्परेचर T से मल्टीप्लाई कर दो, जो पूरा इक्वेशन इसको T से मल्टीप्लाई कर दो। T है यहाँ पर कैपिटल T, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो T डेल्टा एस ऑफ सिस्टम प्लस, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस, ठीक है, माइनस T क्यू ऑफ सिस्टम। तो T तो T कैंसिल हो जाएगा ना यहाँ पर, माइनस क्या बचेगा बेटा? बोलो, T से मल्टीप्लाई कर दो क्या बचेगा? Q ऑफ Minus Q सिस्टम। system. Q of system. तो ये ग्रेटर देन होगा या लेस देन होगा? Greater than. यहाँ पर इनइक्वालिटी क्या लगा? ग्रेटर देन का या लेस देन का? Greater than. Greater Greater than. than zero. क्यों ग्रेटर देन आएगा यहाँ पर, लेस देन क्यों नहीं आएगा? Sir, formula से Temperature हमें बस positive है। multiply किया है।
हाँ, क्योंकि जो टेम्परेचर तुमने मल्टीप्लाई किया टेम्परेचर ये पॉजिटिव है। अगर इनइक्वलिटी को अगर पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो साइन चेंज नहीं होता है, यस ठीक है, तो ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो T डेल्टा S ऑफ सिस्टम माइनस Q सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। अगर तुम बात करोगे, अगर ये क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस, ये होगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। जो कांस्टेंट प्रेशर है, कांस्टेंट प्रेशर पर Q क्या होगा बेटा, Q ऑफ सिस्टम क्या होता है, इज इक्वल टू डेल्टा H ऑफ सिस्टम। याद है बेटा, heat given at constant pressure is known as enthalpy of the system। याद है, एंथैल्पी क्या होता है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर। तो अब यहाँ पर क्या लिखो, यहाँ पर T डेल्टा S ऑफ सिस्टम माइनस डेल्टा H ऑफ सिस्टम इज ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो जो प्रोसेस क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस होगा। याद आ रहा है यहाँ पर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, तो ऊपर लिखा है स्पॉन्टेनियस, तुमने कोई चीज चेंज नहीं किया। अब पूरे इनइक्वालिटी को -1 से मल्टीप्लाई कर दो, -1 से, तो क्या होगा यहाँ पर डेल्टा H। अब बेटा सिस्टम में हटा दे रहा हूँ, सिस्टम को ड्रॉप कर दे रहा हूँ, ठीक है, ये हर जगह सिस्टम ही है। तो डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये क्या होगा, ग्रेटर देन या लेस देन होगा, लेस देन 0, ठीक है। तो डेल्टा S माइनस T डेल्टा S लेस देन 0, तो क्या होगा बेटा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो अब ये जो टर्म यहाँ पर आया है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये होता है, क्यों बेटा तुम यहाँ पे स्पॉन्टेनियस ही चल रहे हो, तुमने उठाया क्या ऊपर से, तुमने यहाँ से उठाया है ये वाला ना, यहाँ पर तो स्पॉन्टेनियस वाला तुम कैसे ले चल रहे हो, तुमने ये इनइक्वालिटी तुम यहाँ पर कर रहे हो, ये तो तुमने यहाँ पर जो प्रोसेस है वो टर्म तुम लेके आ रहे हो, स्पॉन्टेनियस ले आ रहे हो। यहाँ पर तुम मल्टीप्लाई में कुछ भी करो, ये तुम्हारा क्या है, ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए है। तुमने यहाँ पर -1 से मल्टीप्लाई किया इक्वेशन को, लेकिन ये चल रहा किसके लिए है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए चल रहा है। तो ये सब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होगा यहाँ पर, याद रखो। ओके सर। तो यहाँ पर जो टर्म है, यहाँ पर डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, इसी को बोलते हैं डेल्टा G, है ना, डेल्टा G इज लेस देन 0, तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। तो यहाँ से हमें डेल्टा G मिल गया। तो डेल्टा G क्या है बेटा, एक्चुअली यहाँ पर तुमने क्या लिखा, डेल्टा G है गिब्स फ्री एनर्जी या गिब्स एनर्जी। तो यहाँ लिखोगे डेल्टा G इक्वल टू गिब्स एनर्जी, ठीक है। अगर डेल्टा G लेस देन 0 तो क्या होगा, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। अगर डेल्टा G, अब उल्टा सिंबल कर दो, यहाँ पर ग्रेटर देन 0 कर दो, तो क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और अगर डेल्टा G इक्वल टू 0 हो जाए तो क्या होगा, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, हाँ, ठीक है। तो ये 3 टर्म आ गए यहाँ पर। तो अब देखो, अगर तुम एंट्रोपी को लेके चल रहे हो, देखो यहाँ पर डेल्टा G क्यों आया यहाँ पर, हम लोग ये काम एंट्रोपी से भी कर सकते थे। यहाँ पर जो एंट्रोपी देखो, जो तीनों चीजें यहाँ पर लिखा नीचे, डेल्टा G के लिए डेल्टा G लेस देन 0, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, ये सब चीजें यहाँ पर एंट्रोपी से भी हो सकता था। एंट्रोपी, स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस, इक्विलिब्रियम, तीनों यहाँ पर भी है। लेकिन यहाँ पर जो एंट्रोपी है वो यूनिवर्स का निकालना पड़ेगा, सिस्टम प्लस सराउंडिंग दोनों को मिलाकर एंट्रोपी निकालना पड़ेगा, है ना, समझ आ रहा है। तो अगर दोनों को तुम्हें निकालना पड़ेगा, सिस्टम का भी देखना पड़ेगा, सराउंडिंग का भी देखना पड़ेगा, तब तुम बता सकते हो कि जो तुम्हारा प्रोसेस है स्पॉन्टेनियस है या नहीं। लेकिन जो तुम्हारा डेल्टा G है, देखो डेल्टा G
यहाँ पर भी क्या है, टी डेल्टा सिस्टम, डेल्टा सिस्टम, मतलब जो डेल्टा जी है, जो डेल्टा जी है, डेल्टा जी में सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही इंक्लूडेड है। समझ में आ रहा है बेटा? डेल्टा जी केवल तुम्हें एक वैल्यू यहाँ पर निकालना होगा, डेल्टा जी, और डेल्टा जी में दोनों ही चीजें यहाँ पर इंक्लूडेड है बेटा, सिस्टम और सराउंडिंग दोनों ही इंक्लूडेड है। यहाँ पर तुम डेल्टा जी को देख के तुम बता सकते हो जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, वो फिजिबल है या नॉन फिजिबल है या इक्विलिब्रियम पर है, स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो यहीं से तुम देखकर बता सकते हो। तो अभी समझ में आ गया सबको डेल्टा जी, है ना? तो डेल्टा जी याद रखो बेटा, डेल्टा जी है क्या है यहाँ पर, डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, ये है डेल्टा जी, ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना चाहिए। और ये जो तीनों वैल्यू है ये याद रखोगे, जो ऊपर मैंने डेराइव कराया उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था किस तरह से ये आएगा। ठीक है, तो तुम्हें क्या याद रखना है यहाँ पर, यहाँ पर तुम्हें क्या याद रखना है बेटा, तुम्हें याद रखना है ये 3 लाइन मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, ये 3 लाइन तुम्हें याद रखना है, साथ में 1 लाइन ये वाला याद रखना है। तो ये 2 चीज तुम्हें याद रखना है, 1 2, इसको नोट करो, यहाँ पर स्टार लगाओगे, इसको याद करोगे तुरंत, बाकी डेरिवेशन को याद करने की जरूरत नहीं है। जो डेराइव किया मैंने यहाँ पर ये सब डेराइव करने की जरूरत नहीं है, ये पूछेगा नहीं, ये समझने के लिए था। ठीक है, माइंड डेवलप करने के लिए था। अब यहाँ पर तुम उसको याद कर लो, याद कर लिया, याद कर लिया, लिख लिया, आगे चलते हैं। यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज देखते हैं, यहाँ पर फ्री एनर्जी चेंज ये क्या होता है ना, यहाँ पर निकालेंगे फ्री एनर्जी चेंज ये है क्या। तो यहाँ पर देखो, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है मतलब टेम्परेचर वहां कांस्टेंट होगा, और आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1, ये तो होगा डेल्टा जी। ठीक है, G2 माइनस G1 और इट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा, सभी तुमने ड्राइव किया इसको, है ना, तो ये तुमने पढ़ लिया है, इसी को दोबारा यहाँ पर लिख दिया गया। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू G2 माइनस G1 दैट इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो यहाँ जो लिखा उसको भी पढ़ लेते हैं, यहाँ पर क्या जाता है पढ़ने में, है ना, पढ़ लेते हैं। तो इट इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम द डिक्रीज इन व्हिच वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोसेस is equal to the maximum possible useful work that can be obtained from the system। जो डेल्टा जी है वो क्या होता है बेटा, मैक्सिमम वर्क डन, इसको जो फ्री गिव्स एनर्जी, इसी को मैक्सिमम वर्क डन भी बोलते हैं, इसको मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, यहाँ नीचे लिखा हुआ है, ठीक है, इट इज थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी ऑफ ए सिस्टम दैट डिक्रीज इन व्हिच वैल्यू ड्यूरिंग ए प्रोसेस इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क। याद रखो यहाँ पे ये यूजफुल वर्क है, यूजफुल वर्क दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम। तो ये जो लाइन है यहाँ पे, इसको भी तुम नोट कर लोगे, है ना। तो ये डिफाइन किया है डेल्टा जी को, यहाँ पर डेल्टा जी का जो वैल्यू है उसको डिफाइन किया डेल्टा जी को। ठीक है, जैसे इंटरनल एनर्जी क्या था, इंटरनल एनर्जी कौन डिफाइन करेगा बेटा तुम लोगों में से, और बताएगा इंटरनल एनर्जी क्या था, सम ऑफ ऑल द एनर्जीज, हाँ, सम ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, एच क्या था, एंथैल्पी, क्या था बेटा एंथैल्पी, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर, Heat at constant तो pressure. फॉर्मूला हो गया ना यहाँ, हाँ, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर या हीट कंटेंट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, हीट ट्रांसफर एट कांस्टेंट प्रेशर इज नोन एज एंथैल्पी। एंट्रोपी क्या था बेटा, रैंडमनेस, जो प्रोसेस है कितना रैंडम है वो एंट्रोपी से तुम डिफाइन करते हो। अब यहाँ पर आ गया तुम्हारा एक और स्टेट फंक्शन जी। ठीक है, तो जी क्या होगा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, ये क्या होगा, मैक्सिमम यूजफुल वर्क। ठीक है, तुम कितना मैक्सिमम यूजफुल वर्क ले सकते हो सिस्टम से, उसी को तुम बोलोगे गिब्स एनर्जी। ठीक है, तो ये जो 4 फंक्शन है, स्टेट फंक्शन बेटा याद रखो, ये स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन,
साथ में ये जो चारों फंक्शन, स्टेट फंक्शन के अलावा ये चारों फंक्शन, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। क्या है बेटा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? Mass dependent. Mass dependent. हाँ, Mass dependent. Mass क्या होता है dependent इसके बाद में? property. मास डिपेंडेंट प्रॉपर्टी आर नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो मास पर डिपेंड हो। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होगा? जो मास इंडिपेंडेंट, उसको इंटेंसिव बोलोगे। तो यहाँ पे जो मैंने चारों लिखा है, ये है तुम्हारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक नीचे डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है? यहाँ पर ये एनसीईआरटी से मैंने यहाँ पर क्लिप लिया हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ये है, एनसीईआरटी से मैंने ले लिया है। तो अब यहाँ पर देखोगे डेल्टा लगाया हुआ, नीचे यहाँ पर आर लगा दिया है, ठीक है? यहाँ पर आर, Yes. तो आर का मतलब क्या है? यहाँ पर आर का मतलब जानते हो क्या होता है? आर का मतलब होता है रिवर्सिबल। ठीक है, तो डेल्टा आर एच, उसके ऊपर सर के ऊपर देखो जीरो लगा दिया है यहाँ पर, दिख रहा है? यहाँ पे चारों के ऊपर 0 0 0 लगा दिया, दिख रहा है बेटा सबको? Yes. तो ये जीरो का मतलब क्या होता है? जो सर के ऊपर जीरो लगा दिया, डेल्टा एच नॉट जीरो, ठीक है, फिर यहाँ पर लगा दिया डेल्टा एस नॉट जीरो, इन सब के ऊपर जीरो लगा दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड स्टेट। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टेट में ये एंट्रोपी है। तो अब हम लोग इसको समझेंगे। टाइम है? टाइम तो नहीं है, तो नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो यहाँ तक तुम लोग पढ़ लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और नेक्स्ट क्लास में तुम लोग एनसीईआरटी पढ़ कर आओगे, जो मैं पढ़ाया हूँ पूरा पढ़ कर आओगे, है ना? और बता दे रहा हूँ मैं, तुम नेक्स्ट क्लास में मंडे को तुम लोगों का टेस्ट है। मंडे को तुम लोगों का जेई मेन का टेस्ट है ना? मिलेगा तुम लोगों को टाइम टेबल? Yes, sir. यस तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर तुम बात करोगे, ये तुम्हारा है A01 का, तो 6 to 10 PM 4 घंटे का होता है क्या? Time slot is 3 p.m. तो 6 to 10 PM लिखा हुआ है, जो भी उसका मतलब। तो ये तुम लोगों का टेस्ट है उस दिन, है ना? तो यहाँ पर जो टॉपिक है तुम लोगों को याद करके जाना है, वो है, आज का नहीं पूछा जाएगा, आज क्लास का छोड़कर, आज का जो पढ़ाएगा उसको छोड़कर बाकी पूरा थर्मोडायनेमिक्स आएगा। ठीक है, ऑल थर्मोडायनेमिक्स एक्सेप्ट टुडे, ऑल थर्मोडायनेमिक्स, पूरा थर्मोडायनेमिक्स आज का छोड़कर। आज जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो नहीं पूछा जाएगा, याद है बेटा? आज जो मैंने पढ़ाया था गिब्स एनर्जी और कार्नोट हीट इंजन, ये तो चीज मैंने आज पढ़ाया था। इन दोनों को छोड़कर बाकी पूरा का पूरा थर्मोडायनेमिक्स आएगा, केवल थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, उसके पहले जो तुमने गैसेस का पढ़ा था वो नहीं पूछा जाएगा। ओके बेटा, बाय बाय। Good evening, sir. Good evening. गुड डे। सर एक डाउट है पूछो। सर, स्कूल में पूछो, एक टेस्ट जल्दी से बेटा। था तो उसके अंदर क्वेश्चन था कि सर इन विच ऑर्बिट ऑफ हीलियम प्लस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। In which orbit of the, please put your question, in which He- orbit? हीलियम प्लस द एनर्जी ऑफ हाँ। इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। अच्छा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम, हीलियम प्लस का। तो देखो Yes, बेटा, sir. हाँ, तो अब यहाँ पर हर एक ऑर्बिट में जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन को सेम रहेगा, अगर तुम बात करोगे, है ना? तो अब यहाँ पर जो हीलियम है, हीलियम प्लस ले लो, या फिर तुम हाइड्रोजन ले लो, चाहे लिथियम टी प्लस ले लो। ठीक है, तो जो फर्स्ट ऑर्बिट है 1s ऑर्बिट, जो तुम्हारा फर्स्ट ऑर्बिट है, जो सेकंड ऑर्बिट है, इसमें जितने भी ऑर्बिटल्स हैं सबका एनर्जी सेम रहेगा। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड ऑर्बिट में जितने भी ऑर्बिटल्स है सबका एनर्जी सेम होगा। इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना यहाँ पर। तो ऑर्बिटल्स का नहीं था सर, ऑर्बिट लिखा था। इन विच ऑर्बिट, ठीक है, इन विच ऑर्बिट
इन विच ऑर्बिट, पूछो इन विच ऑर्बिट एनर्जी ऑफ in which Energy orbit of of helium plus energy of electron will be same? अरे बेटा हर एक ऑर्बिट का एनर्जी का पैटर्न तो सेम ही रहेगा। इस ऑर्बिट में तो इसका एनर्जी तुम निकालते हो। अगर तुम इन ऑर्बिट में मान लो यहाँ पर जो ऑर्बिट मेहनत है तो एनर्जी कैसे निकालते हो यहाँ पर -13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर है ना, ये तो होता है। तो जो हर Yes, एक sir. ऑर्बिट है ऑर्बिट का एनर्जी फिक्स है, चाहे Yes, फर्स्ट sir. ऑर्बिट वही हो तो चाहे अलग सेकंड अलग ऑर्बिट रहेगा चाहे ना थर्ड सर हर ऑर्बिट हो, ऑर्बिट में। हर ऑर्बिट का एनर्जी सेम सेम तो होगा रहेगा। ही नहीं। एक ऑर्बिट का नहीं, एक ऑर्बिट का एनर्जी सेम रहेगा और हर एक ऑर्बिट का एनर्जी जो अलग अलग आएगा। यस सर। वहाँ पर क्वेश्चन और सर क्वेश्चन पूछना है थोड़ा जो इनकम्प्लीट है सर शायद ये क्वेश्चन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का जो क्वेश्चन सही है, पूछने का तरीका गड़बड़ है उसमें, है ना। वहाँ पर ऑर्बिटल्स लिखना चाहिए था। और सर यही क्वेश्चन था, बस एनर्जी की जगह वेलोसिटी लिखा हुआ था। तो हीलियम प्लस और दूसरे किसी एटम का कंपेयर कर रहा होगा। मान लो हीलियम प्लस इन विच ऑर्बिट, है ना, एनर्जी ऑफ हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन विल बी सेम, इस तरह पूछ सकता है यहाँ पर कि हीलियम प्लस का एनर्जी और हाइड्रोजन का किस किस मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्बिट है और हाइड्रोजन होता है सेकंड ऑर्बिट का जो एनर्जी है सेम हो जाए। तो अलग अलग सिस्टम का एनर्जी कंपेयर करने के लिए पूछ दिया होगा। यस सर, लेकिन उसमें इस तरह लिखा से ही नहीं जो था। मैं भी वेलोसिटी यही है, कह रहा था। सर कह रहे थे कि नहीं तो ठीक इसका है आंसर सेकंड आएगा, मानने को ही तैयार नहीं हो रहे सेकंड थे का सर। होगा। चलो ठीक है, तो कह रहे ट्राई थे नहीं करना सर से, हीलियम के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन जाएगा ना, तो वो उसके लिए सेकंड इलेक्ट्रॉन होगा। मैंने कहा सर हीलियम तो रिएक्ट ही नहीं करेगा किसी से, उसके इलेक्ट्रॉन से क्या मतलब। नहीं कह रहे इस डिग्रेडेट से करने का मतलब नहीं है। तो हीलियम से जो एनर्जी 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 तुम दे, तुम एक ही हीलियम की बात कर रहे हो ना। यहाँ पे हीलियम है, हीलियम के ग्राउंड स्टेट से एनर्जी निकल के यहाँ जो एनर्जी ऑब्जर्व किया बेटा हीलियम, वो सेकंड एनर्जी लेवल चला गया, ये तो हुआ ना यहाँ पर। यस सर। तो यहाँ पे तुम हीलियम प्लस डायरेक्ट पूछ रहे हो हीलियम प्लस का, तो पता नहीं कैसा क्वेश्चन है। ठीक है, छोड़ दो इसको, ऐसा क्वेश्चन तो मैंने कहीं देखा नहीं है। और सर एक और क्वेश्चन था, विच हैव मैक्सिमम स्पिन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑल हैव सेम स्पिन? विच हैव मैक्सिमम स्पिन, क्या क्या बोला गया था? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और सर से ऑल हैव सेम स्पिन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑल हैव सेम स्पिन। तो ये क्वेश्चन तुम लोगों को पूछा गया है यस सर। किस क्लास में? क्लास 12 का क्वेश्चन ये है। 11th में आया था अभी, एग्जाम जो हुआ अभी। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का स्पिन पूछ रहा है कि इन सबका स्पिन क्या होगा, सेम होगा या अलग होगा। ये 11 का क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये आगे का ग्रेजुएशन का क्वेश्चन है। अच्छा सर। ठीक है, तो जो यस सर। इलेक्ट्रॉन का स्पिन होता है वो हाफ होता है। ठीक है, हाफ होता है। प्रोटॉन का स्पिन और न्यूट्रॉन का स्पिन 1 होता है। ठीक है, तो उसको भूल जाओ, ये सब नहीं पूछना चाहिए, 11th का क्वेश्चन नहीं है ये। ठीक है, 11th में ये नहीं Yes, आएगा, तुम घबराओ मत बेटा। ठीक है, जितना पढ़ाया गया है Yes, सिलेबस में सफिशिएंट है, उससे तुम्हारा आईटी निकलेगा। बाकी जो ग्रेजुएशन में चीजें हैं ना, तो आईटी पूछेगा ना कहीं और पूछेगा। तो मैं एक्सपेक्ट करता है तुम जो पढ़ रहे हो वो अच्छे से पढ़ रहे हो नहीं। आईटी चेक करता है जो तुम पढ़े हो क्लास 12 में, 11 12 में, क्या वो पढ़ा है या नहीं पढ़ा, ऐसे ही आ गए हो। नहीं पूछेगा तुमने आगे पढ़ा या नहीं पढ़ेगा। अगर तुम आगे पढ़ लियो तो आईटी में क्या पढ़ाएंगे, टीचर क्या पढ़ाएंगे वहाँ पर। यस सर। ठीक है, रख रहा हूँ। गुड इवनिंग सर। ओके, बाय बाय। गुड इवनिंग।